आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। बता दें कि कई राज्यों में लॉकडाउन का असर दिख रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों में कमी आई है, जिसमें सबसे ज्यादा दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी शामिल है, जहां मौत के आंकड़े भी कम है, रिकवरी रेट भी अच्छी खासी यहां पे आ रही है और जो संक्रमण के रेट हैं वो भी ज्यादा अब कम होते जा रहे हैं, ज्यादा नहीं है। आगे बात करेंगे छत्तीसगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं महाराष्ट्र से बाबूलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, क्या स्थिति है इस वक्त उत्तराखंड में? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति की बात करें तो कोरोना का जो आंकड़ा है वो लगभग 2 लाख जो है आज पार कर जाएगा। विगत कुछ दिनों की बात करें तो पिछले 15 दिनों से लगातार जो राज्य में 5000 से अधिक केस आ रहे हैं, जिसमें सर्वाधिक केसों की हम बात करें वो देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ अब कोरोना जो है वो पहाड़ी जिलों में भी जो है काफ़ी ज़्यादा पैर पसारता जा रहा है। जैसे कि अगर हम चमोली की बात करें या अल्मोड़ा की बात करें या बागेश्वर की बात करें, इन जिलों में जो है शुरुआती रुझान जो थे कोरोना के उसमें काफ़ी कम जो है आंकड़े वहाँ से निकल के सामने आए थे। जो पहाड़ में जो हम देखते हैं अक्सर पहाड़वासियों की इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जो काफ़ी कम होती है, दिखाई दे रही है हमें कोरोना की दूसरी लहर में। राज्य में काफ़ी ज़्यादा केस जो है वो रोजाना सामने आ रहे हैं। 250 से कंटेनमेंट जोन जो है वो बना दिए गए हैं। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा की जो है स्थगित करने की जो है वो घोषणा कर दी थी और आदेश जो है प्रशासन और शासन को दे दिए थे, जिसके बाद आज गढ़वाल मंडल के कमिश्नर रविनाथ रमन ने चारधाम को लेकर एसओपी जारी करी है। जो है पुजारियों के लिए उन्होंने एसओपी जारी है, उसमें साफ दर्शाया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का, फ्लोर का और आपको हैंड सैनिटाइजर के साथ साथ कई जो है चीजों का इस्तेमाल करते हुए मंदिर में पूजा करनी पड़ेगी। और बड़ी बात जो है प्रशासन और शासन द्वारा मंदिर के लिए समय भी तय कर दिया गया है। जो चारधाम के कपाट है वे सिर्फ महज दिन में 12 घंटे ही पुजारियों के लिए खुल पाएंगे, जिसका समय रखा गया है सुबह 12 बजे से लेके माफ कीजिएगा सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का जो है चारधाम के कपाट का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। इस बीच जो है आम जनता के लिए जो है पूरी तरीके से प्रतिबंधित वहां के लिए रखा है। कोई भी आम श्रद्धालु जो है चारधाम में नहीं पहुंच पाएगा। इससे पहले हेमकुंड साहिब ने भी अपने कपाट नहीं खोलने के लिए और स्थगित यात्रा करने के लिए काफी पहले ही बता दिया था कि हम इस साल जो है कोरोना का जब प्रभाव कम हो जाएगा तो उसी को देखते हुए कपाट खोलने का आगे निर्णय लेंगे। तो चारधाम के कपाट भी खोलने का निर्णय जो है वो आगे स्थगित हो सकता था। तो मुख्यमंत्री ने कई संतों से बात करके और महाराजाओं से बात करके चारधाम के फिर बाद में निर्णय लिया कि चारधाम यात्रा जो है वो आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगी। संत पुजारी जो है वो अपने निर्धारित समय पर वहाँ पे लगातार पूजा कर सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। हालांकि प्रशासन जो है पूरी व्यवस्था करने में जुट गया है, क्योंकि 13 और 14 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे 16 मई को सबसे पहले जो है केदारनाथ के कपाट खुलेंगे, उसके बाद 17 मई को सुबह जो है बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। तैयारियां उत्तराखंड अगर हम बात करें तो वहाँ का मेन इकोनॉमी जो है, बिजनेस जो है वो टूरिस्ट पे ही है। एक तरीके से चारधाम यात्रा इस बार बंद कर दिया गया है, जिस पिछले साल भी बंद था, तो वहाँ लोगों को थोड़ी बहुत एक राहत थी कि एक वर्ष निकल सकता है, लेकिन अगले वर्ष फिर से इसको चालू करेंगे तो फिर से कहीं ना कहीं हमारी जो जिंदगी की रफ्तार है वो पटरी पे वापस से आएगी। लेकिन फिर से इस साल चारधाम की यात्रा कैंसिल कर दी गई है। जो वहाँ के 300 करोड़ जो कारोबार है वो एक तरीके से अब पूरी तरीके से बर्बाद होते हुए नजर आ रहा है। सरकार इसके लिए क्या कुछ करेगी, वहां पे क्या कदम उठा सकती है? बिल्कुल, देखिए चारधाम यात्रा ही उत्तराखंड में पहाड़ वासियों के लिए एक तरीके से लाइफलाइन कही जाती है रोजगार की। तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री जो है वो चिंता जता रहे थे कि हमने चारधाम की यात्रा जो है वो आम श्रद्धालुओं के लिए तो बंद कर दी है, लेकिन जो इससे स्थानीय व्यापारियों को दिक्कत होगी उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने बताया है कि जिस तरीके से कोरोना की लहर हमको कम होती दिखाई देगी। लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना जिस तरीके से कम हो रहा था उस बीच जो है फैसले लिए थे। अनलॉक के साथ साथ उन्होंने चारधाम यात्रा भी तमाम गाइडलाइन के बीच जो है वो सुचारू कर दी, जिसमें जो है तमाम व्यापारियों को जो है राहत मिलती हुई दिखाई दी थी। जब ये खबर आई थी कि इस वर्ष भी जो है कोई यात्री जो है श्रद्धालु चारधाम यात्रा पे नहीं आ पाएगा तो उनमें मायूसी भी छा गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री ने उसके बाद अपना एक बयान दिया था कि व्यापारी ज्यादा चिंता ना करे, कोरोना संक्रमण की जो चैन है उसको तोड़ने की यदि सरकार की मदद करे, क्योंकि सरकार को आप लोगों की चिंता है, आप लोग रहेंगे तभी श्रद्धालु जो है आम जनजीवन आराम से जो है यात्रा कर पाएंगे। तो मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जिस तरीके से कोरोना की लहर कम होती हुई दिखाई देगी उसी हिसाब से हम तो यात्रा जो है वो हल्के हल्के जो है सुचारू कर देंगे। ऐश्वर्या जी,
योगेश, आपके पास आना चाहेंगे, क्या स्थिति है, ताजा स्थिति है छत्तीसगढ़ की? क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो अब जो क्राइसिस मैनेजमेंट है, छत्तीसगढ़ इन क्राइसिस मैनेजमेंट से अब बाहर है, तो फिलहाल हॉस्पिटल्स की क्या स्थिति है, वहां की क्या स्थिति है? कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे थे और खासतौर पर मैं बात करूं प्रदेश की राजधानी रायपुर की, तो सबसे ज्यादा जो संक्रमण का आंकड़ा है वो रायपुर में ही दिखाई दे रहा था। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग ऐसे जिले थे बेलतरा जहाँ पे लगातार कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो बहुत लगातार बढ़ रहा था। बात करें रायपुर की, तो सुदर्शन न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि आज जो है जिले के कलेक्टर भारती दासन जो है बैठक ले रहे हैं और उसके कुछ देर के बाद आज देर शाम ये फैसला होने वाला है कि जो 5 मई तक के लिए जो लॉकडाउन रायपुर में लगाया गया था उसको एक्सटेंड किया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा और हफ्ते से 10 दिन तक के लिए लॉकडाउन फिर बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अगर नियमों की बात करें, चूंकि हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान में राशन सामग्रियों को लेकर लोग खासे परेशान होते नजर आए हैं। इसके अलावा वैकल्पिक तौर पे प्रशासन ने व्यवस्था ये कर रखी थी कि ठेले के माध्यम से जो है किराना सामान घरों तक पहुंचाया जा रहा था, तो अब उसको जो है उसमें कुछ रियायत करते हुए हो सकता है जो ऑनलाइन जो शॉपिंग का बहुत सारे ऐप है, खासतौर पर सर्विसेज है, उनका उपयोग प्रशासन करने वाली है। तो कुल मिलाकर के चूंकि लॉकडाउन में बता दूं 5 जिलों में यहाँ प्रदेश में है और अगर हम बात करें रायपुर की, तो रायपुर जो है सबसे ज्यादा प्रभावित है। और जिस तरह से हम लगातार देखते रहे हैं कि यहाँ पे प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, लेकिन वहाँ पे जिस तरह से हमने देखा कि चाहे रेडमिशन इंजेक्शन की बात करें, चाहे तमाम तरह की मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें, लगातार लोग परेशान होते रहे हैं। तो ऐसे में रायपुर में अगर खासतौर पर प्रशासन का ध्यान था कि अगर रायपुर को मैनेज किया जाएगा तो इसका असर पूरे प्रदेश में दिखाई देगा। तो हमने देखा कि लॉकडाउन जो है क्रमशः बढ़ाया गया था और उसके बाद एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कि 1 हफ्ते से 10 दिन तक के लिए रायपुर में भी लॉकडाउन किया जाएगा। यानी कि जिस तरह से लॉकडाउन करने से जो आंकड़े कम होते नजर आ रहे थे या फिर अगर थोड़ी बहुत लोगों को समस्याएं कम होती थी, तो उसका खासा ध्यान जो है प्रशासन ने रखा है। तो काफी सारे नियम और शर्तों के साथ में आज निर्देश जारी कर दिए जाएंगे, ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। और अगर मैं अन्य जिलों की बात करूं तो हो सकता है रायपुर में जैसे ही एक्सटेंड किया जाएगा लॉकडाउन को, तो उसके बाद अन्य जिलों में भी जो है लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। रही बात स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, हॉस्पिटल्स की, तो मैं आपको बता दूं शुरू से ही मॉनिटरिंग करने के लिए बकायदा यहाँ पे नोडल अधिकारी बनाए गए हैं और राज्य सरकार की खुद जो अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो नगरीय क्षेत्रों में जो काम करने वाले अधिकारी हैं उनको जिम्मा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के अस्पतालों में किसी तरह की बदइंतजामी ना हो, लोगों को परेशान ना हो, इसका खासा ध्यान दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिन प्राइवेट अस्पतालों में लोग परेशान हो रहे थे या जहाँ पे बेड अवेलेबिलिटी के बाद भी बेड लोगों को नहीं मिल पा रहा था, तो वहां पर भी एक कार्ड बताओ नोटिस के साथ में कई तरह की कार्रवाई हो रही है। तो साफ बता रहा है खासतौर पर ये खबर जो है कि निश्चित तौर पर पूरा स्वास्थ्य अमला जो है पूरे प्रयास में है कि प्रदेश में जो लॉकडाउन का संक्रमण एकाएक बढ़ा था उसको कंट्रोल किया जाए। प्रशासन पूरी तरह से काम कर रहा है, स्वास्थ्य महकमा काम कर रहा है और खासतौर पर निजी अस्पतालों में एक तरह से हम देख रहे हैं कि सख्ती बरतने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और यह प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश में जिस तरह से लगातार संक्रमण का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। लॉकडाउन अगर करें तो लोग परेशान ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। तो प्रशासनिक जो हमला है पूरी तरह से मुख्य नजर आ रहा है और ये माना जा रहा है कि रायपुर में जिस तरह से 1 हफ्ते से 10 दिन का जो लॉकडाउन बढ़ने वाला है, तो उसमें खासतौर पर लोगों की समस्याओं को दरकिनार किया जाएगा, ये ध्यान रखा जाएगा। जी योगेश, नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपके पास। बाबूलाल, आपके पास रुक करना चाहेंगे, क्या ताजा स्थिति है संभाजी नगर की? क्योंकि आज 19 साल के ऊपर के लोगों को महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन दी जा रही है। बाबूलाल, क्या आप तक मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 जी, बात करेंगे संभाजी नगर की, क्या ताजा स्थिति है? क्योंकि महाराष्ट्र में आज 19 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। संभाजी नगर में कितने ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए? नगर में तो सेंटर्स बनाए गए थे, हालांकि कल तक की अगर बात करें तो जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे, लेकिन वैक्सीनेशन की प्रतिक्रिया पूरी तरह से नहीं हो पा रही थी। बहुत सारे लोगों को निराश लौटना पड़ा था। आज उसमें कुछ बदलाव दिखा जरूर है, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ के जो संक्रमण के केसेज है उसमें अब लगातार गिरावट देखी जा रही है। 850 जो केसेज है वो नए केसेज सामने आए। और अगर आज की बात करें तो 1350 जो केस है वो रिकवर होकर घर जा चुके। तो कहीं ना कहीं राहत की एक बड़ी यहाँ खबर ये है लोगों के लिए। लेकिन प्रशासन भी सख्ती बरता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ टेस्टिंग की अगर बात करें तो जो टेस्टिंग किया जा रहा था उसमें भी अभी कमी जा रही है। जिस तरह से पिछले दिनों लगातार हर शहर में आने वाले इंट्रीगेट पे चेक पोस्ट जो चेकिंग की जा रही थी, हर नागरिक को चेक किया जा रहा था, वो चेक अब कम कर दिया गया है। यानी चेकिंग की प्रतिक्रिया तो कम हो गई है, लेकिन खबर यह है कि जो लोग वो
लोगों जो हॉस्पिटल में भीड़ लग रही थी उसमें बदलाव देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी बात, महाराष्ट्र के संभाजीनगर अगर इसकी करें तो एक तरफ लॉकडाउन का फायदा बिल्कुल लग रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर प्रशासन इस लॉकडाउन को तुरंत अगर उठा देती है या खत्म कर देती है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर संक्रमण के केसेस बढ़ सकते हैं। उसी को लेके आप प्रशासन जो है लॉकडाउन खत्म करने के इरादे अभी नहीं दिख रहा है, कुछ और लॉकडाउन एक बार और बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर यहाँ के जो एमआईएम के सांसद है, ओवैसी की पार्टी के एमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील, उन्होंने कल अपना बयान मीडिया में दिया है कि ईद का त्योहार चल रहा है और ईद के त्योहार के लिए रमजान आने तक कम से कम 10 दिनों तक मार्केट खोलने की इजाजत दी जाए। तो कहीं ना कहीं दुख की बात यह है कि एक तरफ लोग संक्रमण से लड़ रहे हैं, कुछ केस अभी लॉकडाउन की वजह से कम आ रहा है। ऐसे में एक जवाबदार व्यक्ति है जिसके पास जवाबदारी है, क्योंकि सांसद है और वो सांसद ही इस तरह से ईद में लॉकडाउन दुकानें खोलने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इससे भी चिंतित है, दिखाई दे रहे कि अगर सांसद की बात को मान के अगर प्रशासन लॉकडाउन खोल देता है तो ये केसेस जो कम हुए, जो सबसे पहले हम बता दें दर्शकों को कि महाराष्ट्र से ही केसेस की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले महाराष्ट्र से ही कोरोना की दोबारा शुरुआत हुई थी, अब कंट्रोल में आने की स्थिति में है। ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी के एमआईएम के सांसद इसकी लापरवाही के चलते अगर प्रशासन उनकी बात मान लेता है और ईद का त्योहार मनाने के लिए अगले 10 दिनों तक मार्केट खोलने की इजाजत दे देता है तो निश्चित तौर पे जो आंकड़े कम हुए वो इससे भी जी बाबूलाल, इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और कृष्णा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। एक बड़ी खबर का यहाँ रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि जब से बंगाल के चुनावी नतीजे सामने आए हैं उसके बाद से टीएमसी के कार्यकर्ता और समर्थक लगातार बंगाल में हमला कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। ये लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त देख सकते हैं बंगाल हिंसा का ये रक्त चरित्र, ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार बीजेपी कार्यालय में हमला कर रहे हैं, तस्वीरों को तोड़ रहे हैं। ये रविवार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसके बाद से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसी घटनाएं वहां पे हो रही है। टीएमसी के कार्यकर्ता लगातार बीजेपी कार्यालय में हमला कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे हमला कर रहे हैं, मारपीट करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। आखिर बंगाल में ये कैसा सियासी दौरा है, ये कैसा खेला है, एक बड़ा सवाल यहाँ सामने आता है कि बंगाल में ये कैसा सियासी खेला है, ये कैसा रक्त चरित्र है, आखिर कब जाकर ये रक्त चरित्र बंगाल का थमेगा। क्या बंगाल के लोग एक रक्त चरित्र में जीने की अपनी आदत बना चुके हैं? एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि इन सभी चीजों के लिए आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल दौरे पर है, बंगाल जा रहे हैं और कल पूरे देश भर में इसके लिए विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि जिसमें 11 लोगों के मारे जाने की इस हिंसा में खबर सामने आ रही है। बीजेपी का आरोप है कि इनमें 9 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या भी कर दी गई है। तो एक टीएमसी और उत्तर 24 परगना में एक आईएसएफ कार्यकर्ता की यहाँ पे जान चली गई है। ज्यादातर घटनाओं के आरोप टीएमसी पर ही लग रहे हैं। तो दूसरी तरफ भी अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी ये कह रही है कि ये सारे जो विजुअल्स है, ये सारे जो फोटोग्राफ्स है, ये पुराने फोटोग्राफ्स है, बीजेपी एक तरीके से इन्हें बदनाम करना चाहती है। ये पुराने फोटोग्राफ्स दिखाए जा रहे हैं जिसको लेकर अब राज्यपाल ने ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगा है, जवाब मांगा है कि आखिर बंगाल में ये चल क्या रहा है, ये कैसा खेला है, ये कैसा रक्त चरित्र है। रविवार को जिसके बाद जब बंगाल का चुनावी नतीजा जो है सामने आया, जिसके बाद से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पे हिंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। रुकेंगे आप एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।